हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडुसर। मेरा नाम शिवेश है और मैं आप लोगों को यहाँ पे साइंस पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का, साइंस का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन कराए थे। इस वीडियो में मैं आपको उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझाऊंगा और उनके आंसर्स बताऊंगा। तो चलिए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। कि हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन से क्या समझ में आता है, दोनों का मतलब क्या है, एग्जांपल्स के साथ उनको बताना है। तो जो पहला है हमारा वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, तो इसमें एनर्जी क्या होता है, रिलीज होगा, एनर्जी इज रिलीज। तो वैसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन के समय एनर्जी रिलीज होता है, उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और वैसा जिस रिएक्शन को होने के लिए हमें एनर्जी का जरूरत पड़ता है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। वही एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और उसी के वजह से वो रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को हम लोग जो एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी है वो किसी भी फॉर्म में हमारा हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर साउंड के फॉर्म में हो सकता है। जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो, फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में, कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज करता है, यानी हीट रिलीज करता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज करेगा। तो ये जो हमारा एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन बोलेंगे जिसमें एनर्जी रिलीज होगा। दैट मींस द रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट और even a small amount of energy is released in the form of light, heat and sound. That reaction is known as exothermic reaction. Those reaction in which energy is absorbed is known as endothermic reaction. For example, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बनाता है C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन 666। ये जो है सनलाइट का यूज करता है, इसका यूज करता है सनलाइट। तो इस रिएक्शन में सनलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, सनलाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सनलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये जो हमारा रिएक्शन है वो एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है, Why is respiration considered an exothermic reaction? Explain. Respiration जो है वो exothermic reaction क्यों बोला जाता है, उसको क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना। तो exothermic reaction का मतलब क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिनमें एनर्जी रिलीज हो, वैसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, C6H12O6 ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और रिलीज करता है एनर्जी। रिलीज क्या करेगा, एनर्जी। इसको बैलेंस करेंगे, ये हमारा बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिएक्शन हो रहा है उसमें एनर्जी रिलीज होता है, उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपने लाइफ के जो भी फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। वो एनर्जी उनको खाने से मिलता है। हम जो खाना खाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान, ये जो पूरा प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, तो क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान, इस रिएक्शन के समय एनर्जी रिलीज हो रहा होता है, इसीलिए हमारे जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल बोलते हैं। ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया जो हमारे खुद के बॉडी में होता है। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वो है, why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equations for these reactions.
डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों बोला जाता है? तो जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट्स होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक सिंगल हमारा प्रोडक्ट बनता है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को मिला के। अब जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा उसमें उसको तोड़ने के लिए, सिंगल प्रोडक्ट को तोड़ने के लिए दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स में हमको लार्ज अमाउंट में हीट चाहिए होता है। दोनों को तोड़ने के लिए, उसको जो हमारा कंपाउंड है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए लार्ज अमाउंट में हीट चाहिए। जैसे हमारा वाटर हो गया, H2O हो गया, तो H2 और O2 में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, H2 और O2 में ब्रेक डाउन होता है। ये जो ब्रेक डाउन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। इसके प्रेजेंस में होगा, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा। तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए हमको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, यानी ये एंडोथर्मिक होता है। कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। वहीं पे जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस रिएक्शन में अब जो है हमारा कैल्शियम और ये दोनों रिलीज किया है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट किया है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है। साथ ही साथ ये रिलीज करता है एनर्जी, साथ ही साथ एनर्जी रिलीज करता है। तो ये जो हमारा रिएक्शन है वो एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे का अपोजिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है और एक में जो होता है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट में बनता है। डिकम्पोजिशन में हमारा जो एनर्जी होता है वो एब्जॉर्ब होता है और कॉम्बिनेशन में एनर्जी रिलीज होता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है राइट वन इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो वैसा रिएक्शन होता है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट दो या एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। इसके हमने तीन कंडीशंस पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने हीट के प्रेजेंस में जो होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल बोलते हैं, और तीसरा हमारा लाइट के प्रेजेंस में जिसको फोटोकेमिकल या फोटोलाइसिस बोलते हैं। तो इन तीनों का हमको एग्जाम्पल लिखना है। तो जो हमारा पहला होता है वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में हो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसका एक हमें एग्जांपल लिखना है। तो जैसे कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये देगा हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो हमारा क्विक लाइम है, क्विक लाइम जो है वो बनता है लाइम स्टोन को हीट करने से। लाइम स्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला होता है, तो उसको हीट करने से हमारा क्विक लाइम बनता है। दूसरा जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल। वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है कि अगर सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो वो Na+Cl में उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। यानी सोडियम क्लोराइड के जो सॉल्यूशन होता है एक्वा सॉल्यूशन, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा तो वो Na और Cl में उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये है एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल का। जो तीसरा होता है वो होता है हमारा फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल का मतलब हो गया वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पे हम किस चीज का यूज करते हैं, लाइट का यूज करते हैं। सनलाइट का जहां पे यूज करेंगे या फिर लाइट का यूज करेंगे उसको हम लोग फोटोकेमिकल बोलते हैं। और फोटोकेमिकल का एग्जांपल है कि अगर सिल्वर ब्रोमाइड से हम पास कराएंगे लाइट, अगर वहां पे क्या डालेंगे, लाइट डालेंगे या सनलाइट में उसको डालेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन में, सिल्वर और ब्रोमीन में। ये हो गया हमारा बैलेंस। तो
ये वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, ये वाला जो है वो थर्मल यानी हीट के प्रेजेंस में होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शंस। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है और उन रिएक्शंस के क्या लिखने हैं, हमें इक्वेशंस लिखने हैं, एग्जांपल देना है उनका। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जहां मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है या एटम होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल या एटम को डिस्प्लेस कर देता है, और जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है वो वैसा रिएक्शन होता है जहां दो रेडिकल्स यानी कि दो आयंस जो होते हैं अपने प्लेसेस को स्विच करते हैं नया आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए। तो जैसे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है हमारा कि एक कंपाउंड होता है X, अगर उसमें दूसरा कोई एटम B ऐड करते हैं तो वो बनाता है Bx प्लस A। यहाँ B जो है वो A को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि B का जो रिएक्टिविटी है वो A से ज्यादा होगा। B का रिएक्टिविटी किससे ज्यादा होगा, A से ज्यादा होगा, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 अगर रिएक्ट करता है कॉपर के साथ यानी Cu के साथ तो वो बनाएगा कॉपर नाइट्रेट यानी CuNO3 का ट्वाइस प्लस Ag। तो ये जो है हमारा वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, क्योंकि कॉपर जो होता है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करके बना देगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर को बाहर निकाल देगा। अगला जो है वो हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, तो वहां पे आयंस का एक्सचेंज होता है, रेडिकल्स का एक्सचेंज होता है नए कंपाउंड्स बनाने के लिए। यानी हमारे पास होगा AX प्लस BY और वो बनाएगा AY प्लस BX। इन दोनों ने अपने आयंस क्या कर दिए हैं, एक्सचेंज कर लिए हैं और ये एक नया कंपाउंड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 अगर रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ तो वो बनाएगा NaCl प्लस बेरियम सल्फेट, NaCl प्लस बेरियम सल्फेट। यहाँ देखेंगे सोडियम और बेरियम अपने प्लेसेस को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, रेडिकल्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। यानी जब सिल्वर का हम क्या करते हैं, निकालते हैं, जब सिल्वर का रिकवरी करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से तो कॉपर का यूज करते हैं। इसलिए करते हैं कॉपर का यूज क्योंकि कॉपर जो होता है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है और वो सिल्वर नाइट्रेट का जो हमारा कंपाउंड है उसमें से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा कॉपर नाइट्रेट और हमें मिलेगा सिल्वर। तो ये रिएक्शन जो होता है उसमें होता है कि जैसे हमारे पास AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट अगर रिएक्ट करता है कॉपर के साथ तो बनाएगा कॉपर नाइट्रेट यानी CuNO3 का होल ट्वाइस और साथ में हमें मिलेगा सिल्वर। अब इस रिएक्शन को हम लोगों को बैलेंस करना है तो सबसे बड़ा जो हमारा मॉलिक्यूल है वो लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक कॉपर है प्रोडक्ट में, एक रिएक्टेंट्स में है, प्रोडक्ट में हमारे पास एक नाइट्रोजन है, रिएक्टेंट्स में हमारे पास एक नाइट्रोजन, प्रोडक्ट में 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन बैलेंस। रिएक्टेंट्स में हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी 6 ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्टेंट्स में 1 सिल्वर है, प्रोडक्ट में 1 है तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो यहाँ हमारा सिल्वर भी हो गया बैलेंस। तो ये हम आ गया टोटल बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। What do you mean by a precipitation reaction? Explain by giving example. Precipitation reaction का मतलब क्या है और उसका एक एग्जांपल देना है। तो precipitation reaction is that type of reaction in which 2 or more radicals reacts with each other to form an insoluble product which settles down the container in which the reaction is taking place.
वहां 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें जो हमारा प्रोडक्ट एक ऐसा होगा जो उस मेटल में, जो जिस कंटेनर में हम लोगों का रिएक्शन हो रहा है उसके नीचे सेटल डाउन होता है। ठीक है, तो जहां पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्म होता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है जो सॉल्यूशन में नहीं मिलता, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम का नाइट्रेट यानी Na2NO, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, अगर ये सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है कैल्शियम क्लोराइड के साथ यानी CaCl2 के साथ, तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ पे जो होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, बाकी सारे हमारे एक्वस फॉर्म में होंगे। सिर्फ ये किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में, यानी जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा होगा उसके बॉटम में ये सेटल डाउन हो जाएगा। दूसरा अगर इसका एग्जांपल देखें तो वो है सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, अगर रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ यानी BaCl2 के साथ, तो वो बनाता है सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। यहाँ पे सारे हमारे एक्वस फॉर्म में होंगे, सिर्फ बेरियम सल्फेट को छोड़ के जो सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी ये जिस कंटेनर में रिएक्शन होगा उसमें नीचे सेटल डाउन कर जाएगा, यानी प्रिसिपिटेट है, इनसॉल्युबल हमारा सब्सटेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल्स एच। पहला है ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे लेड ऑक्साइड यानी PbO, इसमें अगर कार्बन ऐड किया जाता है, अगर इसमें कार्बन ऐड करेंगे तो वो बनाता है लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन में हमारा एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। साथ ही साथ दूसरा अगर एग्जांपल देखें तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में अगर क्लोरीन ऐड करते हैं तो वो बनाता हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? रिमूवल। हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव होकर सल्फर बन रहा है, तो यहाँ पे हो रहा हमारा ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस केस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और इस केस में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये एग्जांपल होगा हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। अगला जो है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जहां ऑक्सीजन का रिमूवल होता है या फिर हाइड्रोजन का एडिशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है तो वो बनाता है मीथेन यानी CH4, तो ये जो हमारा एग्जांपल हो जाएगा वो होगा हमारा रिडक्शन का। फर्दर अगर कार्बन डाइऑक्साइड में H2 ऐड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में H2 ऐड करते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O बना रहा है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में से एक ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। क्या होगा? रिडक्शन। यहाँ भी कार्बन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये भी हमारा रिडक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऊपर है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है a shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound form. यानी एक हमारा एलिमेंट X है जिसको अगर एयर में हीट करते हैं, X जो है हमारा शाइनी है और उसको अगर एयर में हीट करते हैं, मतलब X जो है वो शाइनी है और एयर में अगर हीट किया जाता है तो वो बना देता है XO। जो भी हमारा ये XO होगा वो हमारा ब्लैक इन कलर होगा। कलर कैसा होगा? ब्लैक होगा। तो यहाँ पे जो हमारा X होता है वो होता है कॉपर। वो क्या होता है? कॉपर। क्योंकि कॉपर को अगर हीट किया जाता है तो वो बनाता है कॉपर ऑक्साइड यानी CuO बनाता है।
जो कि होता है ब्लैक कलर का, और कॉपर जो होता है वो कैसा होता है, शाइनी होता है, चमकीला होता है। तो X जो होगा हमारा कॉपर होगा, और जो उसका ऑक्साइड बना है, जो ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक जो कंपाउंड बना है वो होगा कॉपर ऑक्साइड यानी CuO। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? हम लोग किसी भी आयरन के आर्टिकल पे पेंट क्यों लगाते हैं? तो जैसे कि आयरन जो होता है वो रिएक्टिव होता है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में अपने ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बना देता है, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, रस्ट, यानी उसका हो जाता है कोरोजन। तो उसी रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर हम पेंट अप्लाई करते हैं, ताकि वो उसमें फर्दर रस्टिंग ना हो, फर्दर उसमें जंग ना लगे। तो टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग वी अप्लाई पेंट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स so that it cuts off their contact with surrounding atmosphere। वो surrounding atmosphere से उसके contacts को क्या कर देता है, कट कर देता है, उसको आइसोलेट कर देता है, ताकि जो सराउंडिंग एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर है वो उसको फर्दर कॉरोड ना करे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई? कि जो भी फूड आइटम्स होते हैं जिनमें ऑयल होता है या फिर हमारा फैट होता है, उन सारे फूड आइटम्स को हम लोग नाइट्रोजन से फ्लश क्यों करते हैं, यानी उनको जिस कंटेनर में, जिस पैकेट में हम लोग उसको स्टोर करते हैं, उस पैकेट में हम लोग नाइट्रोजन का जो फ्लशिंग है वो क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं कि जो हमारा फूड पार्टिकल्स होता है, यानी जो भी हमारा खाने का सामान होता है जिसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है, वो एटमॉस्फेयर यानी एयर में जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो उसके साथ रिएक्ट करता है और उसको बना देता है रैंसिड, उसको बना देगा रैंसिड, यानी जो हमारा खाना है वो हो जाएगा खराब। इसीलिए उनमें से नाइट्रोजन फ्लश कराया जाता है, उनमें नाइट्रोजन फिल किया जाता है, ताकि वो लंबे समय तक टिक सके, चल सके। क्योंकि नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, नाइट्रोजन क्या होता है, एक इनर्ट गैस होता है, एंड इट डज नॉट रिएक्ट इजली विद डेड सब्सटेंसेज, और वो इन सब्सटेंसेज से आसानी से रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए उन सारे पैकेट्स में हम लोग फ्लश करते हैं नाइट्रोजन का। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जांपल ईच। इन सारे टर्म्स को एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना। जो पहला है वो हमारा है कोरोजन, और जो दूसरा है वो है रेंसिडिटी, यानी फर्स्ट कोरोजन और दूसरा रेंसिडिटी। तो पहला जो हमारा कोरोजन होता है, कोरोजन का मतलब क्या होता है कि किसी भी मटेरियल या किसी भी हमारा मेटल्स जो होता है, यूजुअली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनके सरफेस का जो डिटेरियोरेशन होता है, यानी उनका सरफेस का जो ईटिंग अप हो जाता है, धीरे धीरे सरफेस डिग्रेड होते जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। और ये कोरोजन होगा क्यों? तो कोरोजन जो होता है वो हमारा होता है किसके वजह से, एयर के वजह से, मॉइस्चर के वजह से, या किसी भी केमिकल के वजह से। तो एयर, मॉइस्चर या किसी केमिकल के वजह से किसी भी हमारे मेटल सरफेस का जो डिटेरिएशन हो गया या फिर डिग्रेडेशन होता है, उसी को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। जैसे जो हमारा आयरन होता है Fe, अगर वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर H2O के साथ, तो वो बनाता है Fe2O3 into NH2O। तो क्योंकि यहाँ NH2O लेना है, यहाँ 3 2, तो ये जो है हमारा हो गया क्या, हमारा कोरोजन होता है किसका, आयरन का। किसका हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा आयरन का, जहां पे जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है अपना रस्ट। ये आयरन का होता है रस्ट। ये तभी होगा जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ में रिएक्ट करेगा, तभी। अकेले ऑक्सीजन या अकेले वाटर के साथ ये अपना कोरोजन नहीं होगा, इसका ये अपना ऑक्साइड नहीं बनाएगा। दूसरा जो है वो होता है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि किसी भी फूड आइटम्स को अगर हमने लंबे समय तक के लिए एयर में एक्सपोज कर दिया है, तो उसका टेस्ट, स्मेल, ये सब क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। उससे फॉयल स्मेल आने लगता है, गंदा स्मेल आने लगता है, जिसके वजह से वो कंज्यूम करने लायक यानी खाने लायक वो नहीं रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स that can be easily noticed by the change in taste and smell।
वैसा स्पॉइलेज जो टेस्ट और स्मेल में पता चल जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंसिडिटी बोलते हैं। जैसे कि हमारा कोई चिप्स वगैरह का पैकेट हो गया, अगर उसको हमने खुले में छोड़ दिया है तो समय के बाद वो क्या होने लगेगा, डिग्रेड होने लगेगा, खराब होने लगेगा। अब रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमारा जो भी फूड प्रोडक्ट होता है उसको हम स्टोर करते हैं एयर टाइट कंटेनर में, या फिर उनमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। फॉर एग्जांपल विनेगर या फिर ऑयल डालते हैं जो कि लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करने का काम करते हैं। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है कि उनको जिस पैकेट में स्टोर किए गए हैं, यानी रेडी टू यूज जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें से हम नाइट्रोजन का फ्लशिंग होता है, उनमें क्या पास कराया जाता है, नाइट्रोजन पास कराया जाता है। और फोर्थ है उनको ठंडे टेम्परेचर में रखना है, यानी रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का एक्सरसाइज। ये उस एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट था। अगर आप लोगों को फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे पूछ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में।